हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। इससे पहले हम लोग डिटेल में जो डिस्कस कर चुके हैं वो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान दीजिएगा, वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट था। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है। इसके साथ साथ मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद होता है मेगा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, और इन्हीं दोनों प्रोसेसेस के साथ साथ जो ओव्यूल है उसका भी डेवलपमेंट होता रहता है। ओव्यूल कहाँ पर पाया जाता है, हम लोग आपको बता भी चुके हैं कि ओव्यूल जो है वो आपको ओवरी वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो होता क्या है, ये जो ओव्यूल का डेवलपमेंट है ये भी मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ चलता रहता है। अब ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ये किस तरीके से होता है पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल कहाँ से डेवलप होता है, ये प्लेसेंटा की सरफेस पर एक स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर की तरह डेवलप होता है। और इस वक्त इसमें 3 रीजन्स को देखा जा सकता है। एपेक्स पर न्यूसेलस, इसके साथ साथ चेलाजल रीजन जिनसे कि इंटीगुमेंट्स बनेंगे, और फ्यूनिकुलर रीजन देखा जा सकता है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करने का काम करता है। तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल के पार्ट्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, इसलिए आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो इस तरीके से जब ओव्यूल डेवलप हो रहा होता है एक स्मॉल स्ट्रक्चर के तरीके से, तो वहाँ पर आपको न्यूसेलस, चेलाजा और फ्यूनिकल देखने को मिलता है। जैसे जैसे मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये ओव्यूल डेवलप होता जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है, ये जो डेवलपमेंट है ये आगे की तरफ प्रोसीड करता है और धीरे धीरे करके ओव्यूल पूरी तरीके से बनने लगता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इनर इंटीगुमेंट बनता है, आउटर इंटीगुमेंट बाद में बनता है। अगर हम बाइटेगमिक ओव्यूल की बात करें तो जिसमें कि 2 इंटीगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले इनर इंटीगुमेंट बनेगा, फिर आउटर इंटीगुमेंट बनेगा। इंटीगुमेंट ग्रो करते हैं और पूरे न्यूसेलस को इनक्लोज कर लेते हैं एक पॉइंट को छोड़कर, जिसे हम माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें एनाट्रोपस ओव्यूल की, तो एनाट्रोपस ओव्यूल के केस में जो फ्यूनिकुलस है वो थोड़ा सा ज्यादा ग्रो कर जाता है और कर्व हो जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा ओव्यूल है वो बेंड हो जाता है, जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियो में एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस भी कर चुके थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो ओव्यूल है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ये डेवलपमेंट एक बार में नहीं होता है, ये डेवलपमेंट धीरे धीरे करके होता है। जैसे जैसे मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है, वैसे वैसे ये जो ओव्यूल है ये भी डेवलप होता रहता है। तो यहाँ पर पहले हम मेगास्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं, इसके बाद हम फ्लो चार्ट्स को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पोर्शन है ये ओव्यूल का एक पोर्शन है, और जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि जो ओव्यूल है, जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो न्यूसेलस होता है। तो यहाँ पर जो भी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये न्यूसेलस की सेल्स हैं, और इनको बाउंड करते हुए एक लेयर दिखाई दे रही है आपको जो कि एपिडर्मिस है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, न्यूसेलस की कुछ सेल्स, एपिडर्मिस के नीचे मौजूद न्यूसेलस की कुछ सेल्स इनलार्ज हो जाती हैं। इन्हें हम हाइपोडर्मल सेल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये एपिडर्मिस के नीचे पाई जा रही हैं। तो एपिडर्मिस के नीचे मौजूद हाइपोडर्मल सेल्स या जो न्यूसेलस की सेल्स हैं वो यहाँ पर इनलार्ज हो जाती हैं, और उनमें आपको प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई दिखाई देता है और ये बड़ी बड़ी सेल्स बन जाती हैं। इनको हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, या फिर इन्हें हम आर्कीस्पोरियल इनिशियल के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है, ये जो आर्कीस्पोरियल इनिशियल है इसमें डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन, जिसकी वजह से ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 सेल में डिवाइड हो चुकी है। अब ऊपर की तरफ जो सेल आपको दिखाई दे रही है जो कि एपिडर्मिस की तरफ है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, और नीचे की तरफ जो आपको सेल दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल।
अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है इसकी एक्टिविटी प्लांट टू प्लांट वेरी करती है। कहीं कहीं पर ये प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड कर कर पैराइटल टिश्यू बनाती है और कहीं कहीं पर ये जो पैराइटल सेल है ये डिवाइड नहीं करती है और कहीं कहीं पर ये पैराइटल सेल एब्सेंट भी होती है, जिसको आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे भी। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल के बारे में। तो ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है इसका मेन फंक्शन यहाँ पर होता है, ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल ही आगे चलकर मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगती है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मियोसिस हो रहा है और मियोसिस के दौरान क्या होता है, रिडक्शन डिवीज़न होता है, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉइड सेल होती है और यहाँ पर ये डिप्लॉइड सेल है और मियोसिस के बाद इससे क्या बनता है, इससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और ये मेगास्पोर्स एक लीनियर फैशन में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इसे हम लीनियर टेट्राड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस लीनियर टेट्राड में जो ये 4 मेगास्पोर्स हैं इनमें से 3 मेगास्पोर्स जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर यहाँ पर फंक्शनल बचता है। तो ये पूरी प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस की, जिसमें कि एंड में आपको एक फंक्शनल मेगास्पोर दिखाई देता है अगर हम लीनियर टेट्राइड की बात करें तो, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 मेगास्पोर्स ही डीजेनरेट हों। कहीं कहीं पर 2 मेगास्पोर्स डीजेनरेट होते हैं, कहीं कहीं पर एक भी मेगास्पोर डीजेनरेट नहीं होता है। तो आपको इसमें बहुत वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, बट जो कॉमन कंडीशंस है जो ज़्यादातर प्लांट्स के केस में देखी गई हैं उनको अगर हम देखें तो ज़्यादातर प्लांट्स के केस में मेगास्पोर ये जो 4 बनते हैं ये लीनियर फैशन में अरेंज हो जाते हैं और इसे हम लीनियर टेट्राड के नाम से जानते हैं। और इस लीनियर टेट्राड में भी 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। तो ये बेसिकली था मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस जो कि आपको ज़्यादातर प्लांट्स के केस में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे मेन पॉइंट की, जो कि है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो अगर आपसे एग्जाम में मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पूछा जाता है तो आप थ्योरेटिकल कंटेंट के साथ साथ इस फ्लो चार्ट को बना सकते हो ताकि आपको अपने एग्जाम्स में और अच्छे नंबर मिल सके। इसीलिए हम यहाँ पर रिटन फॉर्म में इस चीज़ को लेकर आए हैं ताकि आपको आंसर राइटिंग का आइडिया हो सके। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस बेसिकली क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एक ही जैसे दिखने वाले सेल्स प्रेजेंट है। होमोजीनस मतलब एक ही जैसे दिखने वाले सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम कहते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस जो है वो एक लेयर से बाउंडेड है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस की कुछ सेल्स जो एपिडर्मिस के नीचे मौजूद हैं वो सेल्स, यानी कि जिन्हें हम कहेंगे हाइपोडर्मल सेल्स, क्योंकि वो सेल्स एपिडर्मिस के नीचे मौजूद हैं। तो एपिडर्मिस के नीचे मौजूद हाइपोडर्मल सेल्स इनलार्ज हो जाती हैं और इसके साथ साथ उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और उनमें आपको एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ सेल्स हैं वो इनलार्ज हो गई हैं और उनमें आपको डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई देखने को मिल रहा है। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल इनिशियल, या फिर इन्हें हम आर्किस्पोरियम भी कह सकते हैं। तो ये जो आर्किस्पोरियल सेल है ये पेरिक्लिनली डिवाइड करती है और इससे 2 सेल बनते हैं। एक सेल बाहर की तरफ यानी कि एपिडर्मिस की तरफ बनती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी सेल अंदर की तरफ यानी कि इनर साइड की तरफ बनती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो जो सेल प्राइमरी पैराइटल सेल है ये इसकी एक्टिविटी प्लांट टू प्लांट वेरी करती है, यानी कि कुछ प्लांट्स के केस में ये प्राइमरी पैराइटल सेल बहुत बार डिवाइड कर
पैराइटल टिश्यू बनाती है और कहीं कहीं पर कुछ प्लांट्स के केस में ये पैराइटल सेल डिवाइड ही नहीं करती है और कुछ प्लांट्स के केस में तो ये प्राइमरी पैराइटल सेल बनती भी नहीं है। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे जब हम क्रेसिन्यूसिलेट और टेन्यूसिलेट ओव्यूल की बात करेंगे, तब यहाँ पर हम चीज़ों को और क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल की, तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल ही मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगती है आगे चलकर। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ये डिप्लॉइड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है, इसमें मियोसिस होती है जिसकी वजह से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो डिप्लॉइड थी और उसमें मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर्स बनते थे। तो किस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, अब उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर देते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर टेट्राड के बारे में। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है इसे मेगास्पोरोसाइट के नाम से भी जाना जाता है और इसे मियोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो हायर बुक्स हैं उनमें मेगास्पोरोसाइट और मियोसाइट टर्म का भी यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको भी मेंशन किया हुआ है। तो मेगास्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड करती है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉइड है। इसमें पहली मियोसिस होती है जो कि ट्रांसवर्स होती है, जिसकी वजह से 2 सेल्स बनते हैं और इसे हम डायड कहते हैं। इसमें फिर से मियोसिस होती है जो कि ट्रांसवर्स होती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स देखने को मिलते हैं जो कि लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं और इसे हम कहते हैं लीनियर टेट्राड। बहुत ध्यान रखिएगा, आपको ये लीनियर टेट्राड यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस के केस में देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ ज़्यादातर प्लांट्स के केस में आपको लीनियर टेट्राड वाला अरेंजमेंट ही देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स बने हैं जो कि एक लीनियर टेट्राड के फॉर्म में अरेंज्ड हो गए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेगास्पोर टेट्राड के बारे में। यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया कि ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको लीनियर टेट्राड देखने को मिलता है, यानी कि जो 4 मेगास्पोर बनते हैं वो लीनियर फैशन में अरेंज हो जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम लीनियर टेट्राड के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अलग अलग टाइप्स के मेगास्पोर टेट्राड्स को भी रिपोर्ट किया गया है अलग अलग प्लांट्स में, जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टी शेप्ड टेट्राड। यहाँ पर जो 4 मेगास्पोर बनते हैं वो टी शेप के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम टी शेप्ड टेट्राड के नाम से जानते हैं। ये आपको देखने को मिलता है ऑर्किड्स के केस में और र्यूमेक्स के केस में। इसके साथ साथ कुछ प्लांट्स के केस में इन्वर्टेड टी शेप्ड टेट्राड है, उसको भी रिपोर्ट किया गया है। और अगर हम बात करें म्यूसा की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। जो जीनस म्यूसा है उसके केस में आपको 4 तरीके के टेट्राड रिपोर्टेड हैं, जैसे कि लीनियर टेट्राड, टी शेप्ड टेट्राड, इन्वर्टेड टी शेप्ड टेट्राड और आइसोबाइलेटरल टेट्राड। तो इतने टाइप के मेगास्पोर टेट्राड्स को जीनस म्यूसा में एक साथ रिपोर्ट किया गया है। ये पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ जो मेगास्पोर है उसके केस में आइसोबाइलेटरल और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो देखने को मिलता है ये बहुत रेयर होता है और इसको एक एबनॉर्मेलिटी की तरह रिपोर्ट किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शनिंग मेगास्पोर के बारे में। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तक 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जिन जगहों पर म्यूटिक डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन होता है उस केस में जो 4 मेगास्पोर्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी के 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है कि 4 मेगास्पोर बने हैं उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं, यानी कि कुछ प्लांट्स के केस में जो 4 मेगास्पोर हैं उनमें से 2 डीजेनरेट हो जाते हैं, 2 बचते हैं। कुछ प्लांट्स के केस में जो 4 मेगास्पोर्स हैं उनमें से चारों के चारों मेगास्पोर सर्वाइव कर जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक को डिटेल में देखेंगे। बट यहाँ पर हम लोग बात
कर लेते हैं लीनियर टेट्राड के केस में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादातर कॉमन कंडीशंस में देखने को मिलता है। ज़्यादा प्लांट्स के केसेस में यही टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है, इसीलिए हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो लीनियर टेट्राड के केस में क्या होता है, जो 4 मेगास्पोर बने हैं उनमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। और कहाँ के डीजेनरेट होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड के 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। और 1 मेगास्पोर जो कि चैलाज़ा वाले रीजन की तरफ होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर रहता है। और यही मेगास्पोर आगे चलकर मेगा गैमेटोजेनेसिस के दौरान एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पूरी प्रोसेस है मेगा स्पोरोजेनेसिस की वो यहाँ पर होती है। मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या हुआ, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने और यहाँ पर जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने थे उसमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए और 1 फंक्शनल मेगास्पोर बना है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो हमने आपको कंडीशन बताई कि 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर माइक्रोपाइलर एंड वाले डीजेनरेट हो जाते हैं और चैलाज़ल एंड वाला मेगास्पोर बचा रहता है और वो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। ये जो कंडीशन है ये आपको ज़्यादातर केसेस में इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन कुछ केसेस में वेरिएशंस भी हैं। तो ये जो एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन होता है ना, इसमें आपको बहुत वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। अलग अलग प्लांट के केस में अलग अलग वेरिएशंस पाए ही जाते हैं, बट यहाँ पर हम डिस्कस जो पॉइंट्स करते हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स के केस में जो कंडीशंस पाई जाती हैं उनको ध्यान में रखकर इन चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो जो लीनियर टेट्राड है उसके केस में आपको कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट दिखाई देता है कि माइक्रोपाइलर एंड के 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं और चैलाज़ल एंड वाला मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी बता रखी है कि चैलाज़ल मेगास्पोर के अलावा कुछ केसेस में जो माइक्रोपाइलर मेगास्पोर है वो भी फंक्शनल हो सकता है, कुछ केसेस में सब माइक्रोपाइलर मेगास्पोर है वो भी फंक्शनल हो सकता है। तो आपको वेरिएशंस हर जगह दिखाई देते हैं, यहाँ पर भी अवेलेबल रहते हैं वेरिएशंस। तो जो नॉर्मल कंडीशंस है वो ये है, इसका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो शायद ही आपने मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान पढ़े हों। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कैलोस वॉल फॉर्मेशन ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस। ध्यान रखिएगा ये मेगास्पोरोजेनेसिस है, इसको मिक्स मत करिएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ। अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तो उसको हमने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। फिर जब आप ये वाला वीडियो देखोगे तो आप दोनों को अच्छे से कंपेयर कर पाओगे, दोनों में अच्छे से डिफरेंस देख पाओगे। हालांकि हम इनका डिफरेंस का एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, बट अगर आप इन दोनों वीडियोज़ को अच्छे से देख लेते हो तो आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बीच में। तो आपको ये बात तो मालूम ही है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान कैलोस वॉल बनती है, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान भी कैलोस वॉल का फॉर्मेशन होता है, ये शायद ही आपको पता हो और इसके बारे में ही यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस किस तरीके से होती है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो होता क्या है, जो मेगास्पोर मदर सेल है, हमने आपको बताया कि मेगास्पोर मदर सेल में जब म्यूसिस होती है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए ये जो कैलोस का फॉर्मेशन है ये शुरू हो जाता है जब मेगास्पोर मदर सेल म्यूसिस 1 में इंटर करती है। तो मेगास्पोर मदर सेल जैसे ही म्यूसिस 1 के प्रोफेज में आती है कैलोस का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसका जो पोर्शन चैलाज़ा की तरफ है वहाँ से कैलोस का डिपोजिशन सबसे पहले स्टार्ट होता है। अगर हम पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक की बात करें, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसका वो पोर्शन जो कि चैलाज़ा की तरफ है वहाँ से कैलोस का डिपोजिशन शुरू होता है और धीरे धीरे करके पूरी मेगास्पोर मदर सेल कैलोस से सराउंड हो जाती है अर्ली मेटाफेज आते आते। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें म्यूसिस की प्रोसेस होती है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। अब इसके बाद जो कैलोस का डिपोजिशन है मेगास्पोर के चारों ओर वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है।
अब क्या हुआ, ये जो कैलोस का डिपोजिशन है वो किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने हैं उसमें से जो चैलाज़ल एंड वाला मेगास्पोर है, हमने आपको बताया कि जो चैलाज़ल एंड पर मेगास्पोर है वो फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, तो वहाँ से कैलोस का डिपोजिशन घटना शुरू होता है। और मियोसिस सेकेंड खत्म होने के बाद, जैसे ही मियोसिस सेकेंड खत्म होती है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसके चारों ओर जो कैलोस होता है वो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसके चारों ओर कैलोस का डिपोजिशन खत्म हो चुका है। अब होता क्या है यहाँ पर, so the megaspore of the chalazial end is free from callose. However, the megaspores at the micropylar end are surrounded by callose and they later degenerate. तो जो 4 मेगास्पोर्स थे उसमें से जो 3 मेगास्पोर हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, उनमें तो कैलोस का डिपोजिशन प्रेजेंट है, लेकिन वो मेगास्पोर जो कि आपको चैलाज़ल एंड पर दिखाई दे रहा है, जो कि फंक्शनल मेगास्पोर है, वहाँ से कैलोस का डिपोजिशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसके चारों ओर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो चीज़ें हैं वो उस तक पहुंच सकें, इसलिए जो फंक्शनल मेगास्पोर है उससे कैलोस का डिपोजिशन खत्म हो जाता है। जबकि जो बाकी के 3 मेगास्पोर्स हैं जिनको डीजेनरेट होना होता है, उनके चारों ओर कैलोस का डिपोजिशन अभी भी देखने को मिलता है और आगे चलकर ये जो 3 मेगास्पोर्स हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ दूसरे पॉइंट्स की जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेगास्पोर हॉस्टोरिया। तो कुछ केसेस में होता क्या है, जो मेगास्पोर है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है जो कि हॉस्टोरिया की तरह फंक्शन करते हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओव्यूल के अलग अलग रीजन में जाकर वहाँ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। हालांकि ये एक अनकॉमन फिनोमिना है, ये आपको सारे प्लांट्स के केसेस में देखने को नहीं मिलता है, कुछ रेयर कंडीशंस में इसको रिपोर्ट किया गया है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपको ये मेगास्पोर हॉस्टोरिया सेडम, पोटेंटिला, गेलियम और रोजोलेरिया के केस में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर और है जिसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मैमलॉन। ये आपको फैमिली लोरेंथेसी के केस में देखने को मिलता है। और होता क्या है, फैमिली लोरेंथेसी के मेंबर्स में ओव्यूल प्रेजेंट नहीं होता, ओव्यूल की जगह पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन वहाँ पर दिखाई देता है ओवरी के बेस पर, और इस कोनिकल प्रोजेक्शन को ही हम मेमलॉन के नाम से जानते हैं, और ये आपको फैमिली लोरेंथेसी के केस में दिखाई देता है। अब होता क्या है, ये जो मैमलॉन है ये आपको फैमिली लोरेंथेसी के मेंबर्स में अलग अलग तरीके का दिखाई देता है। कहीं कहीं पर ये लोब्ड कंडीशन में पाया जाता है जैसे कि लाइसियाना में, और कहीं कहीं पर ये अनलोब्ड कंडीशन में पाया जाता है जैसे कि हेलिकैंथस में। इसके साथ साथ अगर हम इसके मॉर्फोलॉजिकल नेचर की बात करें तो ये थोड़ा सा अभी डिबेटेबल है, अभी इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एग्जैक्टली में किसका पार्ट है, कहाँ से बना है, तो इस चीज़ को लेकर अभी भी डिबेट जारी है। अगर हम बात करें आर्सियोथोबियम की, तो आर्सियोथोबियम की स्पीशीज में ये जो मैमलॉन है इसमें आपको 1 से ज़्यादा आर्किस्पोरियल सेल्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ये जो मैमलॉन है आर्सियोथोबियम के केस में, इसमें ना तो ट्रू ओव्यूल है, ना ही न्यूसेलस है, ना ही इंटीगुमेंट है, ये तीनों चीज़ें एब्सेंट है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है मैमलॉन जो कि आपको ओवरी के बेस पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन की तरह दिखाई देता है, इसमें 1 से ज़्यादा आर्किस्पोरियल सेल्स पाए जाते हैं, और ये आर्किस्पोरियल सेल डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करने का काम करते हैं। हालांकि यहाँ पर इस केस में आपको ना तो इंटीगुमेंट देखने को मिल रहा है, ना ही ट्रू ओव्यूल देखने को मिल रहा है, और ना ही न्यूसेलस देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस टाइप की कंडीशन आपको आर्सियोथोबियम के केस में देखने को मिलती है। तो ये था मैमलॉन। ये पॉइंट आपका शॉर्ट नोट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिएगा कि ये आपको फैमिली लोरेंथेसी के मेंबर्स में देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली था हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को लगभग हमने कवर कर लिया, यहाँ पर कोई भी पॉइंट रह नहीं गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।